हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अगेन बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको हम पढ़ रहे थे एनटीए नेट से रिलेटेड। ठीक है, एनटीए नेट से रिलेटेड कॉमर्स में। ओके, क्या पढ़ रहे थे? इन्वायरमेंट बिजनेस या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है जी, हमने कुछ टॉपिक्स इसके डिस्कस कर चुके थे। आज हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको फुल प्लस एनटीए से रिलेटेड जितना भी सिलेबस होता है पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ। हमारी ये 1 घंटे की क्लास होती है। ठीक है जी, और इसके बाद 1 घंटे की दिन में 2 क्लास हुआ करेंगी, 1-1 घंटे की। उसमें मैं आपको कोशिश करूँगी जितना भी सिलेबस मैं आपको करा पाऊँ। ठीक है जी, चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ पहले। हमने कंसेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम ये कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी। जो हमारे सिलेबस में क्या है, वैसे इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत सारी होती है, बट हमारे सिलेबस में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, दो ही पॉलिसी है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ये मैंने आपको करा दिया था। ओके, 1 सेकेंड। अब हम आते हैं सबसे नीचे, जिधर से हमने छोड़ा था। हाँ जी, हम कुछ इधर थे, कंसेप्ट रह रहे थे हमारे। आज कंसेप्ट से शुरू करेंगे और फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों कंप्लीट करेंगे। देखिए जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म ब्रॉडली indicates structural adjustment of a country to the trend and events in the global environment। ठीक है जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म बनाए जाते हैं जिससे हमारी जो कंट्री है उसके जो व्यापार है वो आसानी से चल सके ग्लोबल लेवल पर। कुछ एडजस्टमेंट की जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसके लिए कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे कि 3 कंसेप्ट इसने बताए। फर्स्ट है लिबराइजेशन, फिर है प्राइवेटाइजेशन और फिर है इकोन ग्लोबलाइजेशन। तो पहला पढ़ते हैं, लिबराइजेशन क्या होता है। मीन अनसेकिंग द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक वर्क टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव। लिबराइजेशन से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ चीज़ों की छूट दी गई है। ठीक है, क्या दिया गया है, छूट, कि आप बिना कुछ ज़्यादा टैक्स वगैरह या फिर आप पर ज़्यादा रोक नहीं लगाई गई है। ठीक है, उसके लिए आपको नियंत्रण नहीं है, कम नियंत्रण है, लिबराइजेशन को छूट दी गई है। ठीक है, जिससे आपको मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिल सके, आप अपना गुड्स ग्लोबल लेवल पर भी सेल कर सको। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं किसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, कुछ के लिए फ्रीडम कर दी गई। अगर फ्रीडम ज़्यादा है तो मीन लिबराइजेशन है। तो चलिए पढ़ते हैं, नेसेसिटी ऑफ हैविंग द लाइसेंस फॉर दोज इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग स्केल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। फ्रीडम है आपको डिटरमाइन करने में कि आपका जो बिजनेस का एक्टिविटीज़ का स्केल रहेगा वो कौन सा रहेगा। उसके बाद सेकंड, रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गुड्स एंड सर्विस का आना जाना जो रिस्ट्रिक्शन थी वो रिमूव कर दी गई। उसके बाद फ्रीडम होती है टू फिक्स द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, कि आप अपना प्राइस गुड्स का सर्विस का फिक्स कर सकते हो। उसके बाद रिडक्शन इन द रेट ऑफ द टैक्स, टैक्स में रिडक्शन कोई कुछ हो सकता है। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम नेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। ठीक है जी, उसके बाद सिंप्लीफाई द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो था उसको सिंप्लीफाई किया गया। सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी को आप अट्रैक्ट फ्रीली कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीन होता है इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे के पूरे संसार को एक ही जगह, एक ही मार्केट बना देना, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम फ्री फ्लो करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का सारी कंट्रीज में। उसके बाद फ्री फ्लो करते हैं कैपिटल का सारी कंट्रीज में। फ्री फ्लो करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग, अगर कोई जैसे कि दो कंट्रीज के बीच में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, ठीक है, दो और कंट्रीज के बीच में हो रहा था, ये होता है सारा ग्लोबलाइजेशन। अगर उनके बीच में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, तो उसको एक जैसे रूल होंगे सारी कंट्रीज के लिए उस कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए।
उसके बाद बढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज, कि हमारा जो प्रॉपर्टीज का जो ऑनरशिप था बिजनेस का, हम गवर्नमेंट से किसके हाथों में दे देते हैं? प्राइवेट सेक्टर के। ठीक है जी, प्राइवेट ऑन एनिटी। इसमें जो ऑनर होता है वो कौन होता है? प्राइवेट। ठीक है जी, तो प्राइवेटली ऑन होती हैं। चलिए पढ़ते हैं। हाँ जी, अब पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी में हमारे सिलेबस में है कौन सी? फिस्कल पॉलिसी। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी प्रेफर टू द गवर्नमेंटल यूज ऑफ टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी। ये क्या होता है? जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? यूज करती है, जैसे टैक्स लगाती है वो, या फिर टैक्स लगाकर उसकी इनकम होती है, उस इनकम को वो स्पेंड भी करती है, जैसे ब्रिज वगैरह बनाती है। किसको? हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ कराने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो फिस्कल पॉलिसी कम इनटू द प्ले अंडर द रिसेशंस और ए पीरियड ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब इन्फ्लेक्शन या रिएशंस की कंडीशन होती है तब ये ज़्यादा राइज होती है। ठीक है, तो गुड एप्लीकेशन फिस्कल पॉलिसी थ्योरी शुड बी एबल टू स्टेबलाइज इकोनॉमीज। हमने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है और ग्रोथ की तरफ ले जाना है। फिस्कल पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है। देखिए जी, इसका पर्पज़ क्या होता है? हर चीज़ को करने के लिए कोई ना कोई पर्पज़ होता है। तो पर्पज़ ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इज टू इम्प्लीमेंट द आर्टिफिशियल मेजर टू प्रिवेंट ऑन इकोनॉमिक कॉल्पस। जो इकोनॉमिक कॉल्पस थे उनको प्रिवेंटली रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, प्रमोट करने के लिए हेल्दी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है जी। इसके पॉलिसी में दो होते हैं, एक होता है एक्सपेंशनरी, एक होता है कॉन्ट्राडिक्शनरी। चलिए लेटेस्ट अपडेट पढ़ लेते हैं फिस्कल पॉलिसी की इंडिया में क्या है। यूनियन बजट 2021 में, ठीक है, इसको साइन किया गया। एंड एम्फेसाइज ऑन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, DFI पर जोर दिया गया। इन द परसुएट लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएशंस फॉर द राइवल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। उसके बाद एसोलाइज करना है डिस्प्यूट रेजुलेशंस कमेटी, DRC को भी एसोलाइज करना है। ठीक है, 2021 के बजट के हिसाब से। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। हम इसलिए बना रहे हैं, गवर्नमेंट, हमने गवर्नमेंट बनाती है, इसलिए बनाती है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका क्या हो? हायर लेवल पर ग्रोथ हो, प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा नहीं है प्राइस कभी ऐसे बूम कभी डिप्रेशन, ऐसा नहीं रहे, स्टेबल बना रहे। रिडक्शन इन इनइक्वलिटी, जो लोगों के बीच में इनइक्वलिटी आ गई है उसको कम करना होता है। और कुछ ऑब्जेक्ट है उनको पढ़ते हैं। कंजप्शन कंट्रोल, रेट ऑफ सेविंग ऑफ इनकम इज राइज। अगर आपको कंजप्शन कंट्रोल करना है, ठीक है, तो आप रेट ऑफ सेविंग को क्या कर देते हो? इंक्रीज कर देते हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे? सेव करेंगे और अपना पैसा कहाँ डालेंगे? बैंक में। उनके पास क्या रह जाएगी? मनी की कमी रह जाएगी, तो वो कम खरीदेंगे। राइजिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर उसको इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कराना होता है तो उसका रेट बढ़ा देती है। टैक्सेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, imposition of progression tax, exemptions from tax provide to vulnerable classes, heavy taxation on luxury goods and discourage earned incomes। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, फिस्कल पॉलिसी कंसर्न होता है राइजिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू। फिस्कल पॉलिसी का मेन मोटो यही होता है कि उसको क्या करना होता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करना होता है। ठीक है जी। और एक्सपेंडिचर्स के बारे में वो होता है एक्सपेंडिचर्स, जैसे कि गवर्नमेंट बजट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर मतलब बजट में, एक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई पब्लिक वेलफेयर का काम करती है गवर्नमेंट, हॉस्पिटल बनाती है, ठीक है, और ब्रिज वगैरह बनाती है। जनरेट करना है रेवेन्यू, इंक्रीज करना है एक्सपेंडिचर्स। एंड गवर्नमेंट फाइनेंस और पॉलिसी कॉल बजटिंग पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। इसको हम क्या बोलते हैं? बजटिंग पॉलिसी। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसको राइज करना, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना पब्लिक वेलफेयर के लिए। ये सब सारा सिस्टम जिसमें किया जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई जाती है, फाइनेंस को मैनेज किया जाता है,
इसको हम बजटिंग पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। मेजर फिस्कल मेजर फिस्कल क्या है इसके मेजर फिस्कल, चलिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट स्पेंड करती है मनी ऑन द वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स, पर बहुत सारी चीज़ों पर अपना गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, जैसे कि मिलिट्री हुआ, ठीक है, पुलिस सर्विस हुआ, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर, ट्रांसफर पेमेंट्स पर, वेलफेयर बेनिफिट्स पर, इसको हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जिसका लोगों की भलाई के लिए जो एक्सपेंडिचर खर्च करती है। उसके बाद टैक्सेशन, गवर्नमेंट इम्पोज करती है न्यू टैक्स एंड चेंज द रेट ऑफ करंट टैक्स, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज फंडेड बाय द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। अब गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। उसके पास फंड होना भी तो ज़रूरी है। फंड किधर से आते हैं, टैक्स से। वो इम्पोज करती है टैक्स, ठीक है, टैक्स लगाती है लोगों पर, कंपनीज पर, इंडस्ट्रीज पर, जिससे उसका फंड अराइज होता है। उसके बाद पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट ऑल्सो राइज मनी फ्रॉम पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन से क्या करती है, मनी को इकट्ठा करती है फ्रॉम अब्रॉड थ्रू द बॉन्ड्स के थ्रू, NSK, किसान विकास पत्रा एक्सेट्रा। तो ये मेजर जो है अडेप्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, राशनिंग, प्राइस कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ वेजेस, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। चलिए इधर पढ़ लेते हैं। अब मैंने आपको कुछ बताया, और भी पढ़ाऊंगी अभी फिस्कल पॉलिसी के बारे में, पहले इसका डिफरेंस पढ़ लीजिए। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट टैक्स रेट के ऊपर होती है। मॉनेटरी पॉलिसी, चेंज इन द इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई, इसको कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, RBI, ठीक है। उसके बाद ये सेटअप की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा। नो स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता इसमें, टारगेट इन्फ्लेक्शन होता है। साइड इफेक्ट ऑन द गवर्नमेंट बजट एंड बोरोइंग पर हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट एंड हाउसिंग मार्केट पर होता है। स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल डायमेंशंस, चेंजिंग द टैक्स रेट एंड मोस्टली इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल प्रोसेस। हाँ जी, फिस्कल पॉलिसी का टाइप पढ़ लीजिए। टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी, एक तो होता है न्यूट्रल, दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है और जो उसकी इनकम है, जिसको हम बोल सकते हैं रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, इसको बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो दोनों बराबर है, तराजू दोनों का बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जितना वो इक्वल टैक्स, जितना टैक्स कर रही है उतना ही वो स्पेंड कर रही है, तो वो फिस्कल पॉलिसी क्या है, न्यूट्रल है। उसके बाद एक्सप्रेशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसका मतलब टैक्स हम ले रहे हैं 20% और हम स्पेंड कर रहे हैं 80%, ग्रेटर, टैक्स से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशनरी। उसके बाद है कॉन्ट्राडिक्टरी, हमने टैक्स लगाया 70% और हमने स्पेंड किया, खर्च किया कितना, 30% ऑन, तो इसको हम वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी फिस्कल पॉलिसी। अब पढ़ लेते हैं, मेन पॉइंट्स पर आते हैं। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, तो क्या करेगी, अगर आपको ग्रोथ को प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट प्रमोट करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ को, सेटिंग अप बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर, मशीन, टूल एक्सेट्रा, सबको क्या करेगी, सेटअप करेगी। ऑल्सो बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे कि रोड, कैनल, रेलवे, एयरपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशंस, इन सबको सेटअप करेगी। बोथ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर हक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन सबको सेटअप करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में किसकी जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की। नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर इसको नहीं कर सकते, इसीलिए गवर्नमेंट के हाथों में ये दिया गया है। तो गवर्नमेंट जो भी टैक्स लगाती है उसको इस पर खर्च कर देती है इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करने के लिए। उसके बाद रिडक्शन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी, जो भी हमारा इनकम एंड वेल्थ से रिलेटेड इनइक्वलिटी फैली हुई है उसको कम करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रिड्यूस करती है इनइक्वलिटी को इन इनकम में एंड वेल्थ में बाई टैक्सेशन के द्वारा, रिच पीपल्स पर मोर टैक्स लगाती है, स्पेंडिंग मोर ऑन पुअर, ठीक है, टैक्स रिच पीपल से तो क्या लिया, टैक्स मोर लिया, और पुअर पीपल पर क्या किया, स्पेंडिंग मोर किया। तो इससे क्या हुआ,
क्या हुआ इससे, इनइक्वलिटी खत्म हो गई। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है पुअर पीपल्स को। उसके बाद प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज की जाती हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा। बहुत सारे तरीके हैं। वन जॉब इज क्रिएट व्हेन इट सेटअप पब्लिक सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज सेटअप कर देती है। टू इट प्रोवाइड सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव जैसे कि टैक्स हॉलीडे, लो रेट इन टैक्स रेट। प्राइवेट सेक्टर्स इंकरेज करती है प्रोडक्शन को, एम्प्लॉयमेंट्स को। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इनकरेज करती है, कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो वो। ठीक है जी, तो इस तरह वो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। उसके बाद टू इंश्योर द स्टेबिलिटी इन द प्राइस। प्राइस में भी स्टेबिलिटी लाने का काम होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे चलता रहे, उसका काम होता है कि स्टेबल रहे। प्राइस ऑफ असेंशियल गुड्स, जो भी ज़रूरत के लिए गुड्स होती हैं, सर्विस होती हैं, उनका जो रेगुलरली उनका सप्लाई हो। ठीक है, इंकरेज करती है एक्सपेंडिचर्स ऑन फेयर प्राइस। जो हमारी शॉप्स हैं उस पर क्या हो, फेयर प्राइस हो। ठीक है, सफिशेंट स्टॉक हो फूड के लिए, जैसे कि गेहूँ ग्रेन, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके लिए सफिशेंट स्टॉक हो, उनका सभी स्टेबल प्राइस हो। सब्सिडीज जैसे कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एसेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट मेंटेन देयर प्राइस एट द लो लेवल अफोर्डेबल टू द कॉमन मैन, जिससे कॉमन मैन उसको आसानी से खरीद सके। उनके लिए क्या प्रोवाइड करती है वो, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ताकि प्राइस जो है वो स्टेबल रहे। उसके बाद है करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, बीओपी। बीओपी में जो डेफिसिट आता है उसको भी ये करेक्ट करती है। पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट काउंट ऑफ कंट्री रिकॉर्ड्स। क्या रिकॉर्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट विद द फॉरेन कंट्री। ठीक है, फॉरेन कंट्री से हमने कितना दिया और कितना लिया, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बीओपी होता है। और अगर वो हमने ज़्यादा दिया है, ठीक है, लिया कम है, पैसा आया कम है, ज़्यादा पैसा इम्पोर्ट ज़्यादा कर दिए, तो उससे क्या होता है, डेफिसिट। डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट कदम उठाती है। ठीक है जी, तो डेफिसिट इज़ द कॉज व्हेन कंट्री इम्पोर्ट मोर, एक्सपोर्ट से ज़्यादा करती है कंट्री, पेमेंट इम्पोर्ट पर ज़्यादा कर देती है फॉरनर को, रिसिप्ट कम करती है। ऐसे सिचुएशन में रिड्यूस करना होता है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का। गवर्नमेंट डिस्करेज करती है इम्पोर्ट को, ताकि इंक्रीज कर सके वो एक्सपोर्ट को। ठीक है, डिस्करेज इम्पोर्ट बाय इंक्रीजिंग द टैक्स। टैक्स लगा देती है उस पर ज़्यादा, जो इस गुड्स को ज़्यादा इम्पोर्ट करेगा उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकरेज करती है एक्सपोर्ट को, इंक्रीजिंग सब्सिडी, सब्सिडी को प्रोवाइड कर देती है एक्सपोर्ट पर, जिससे कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारा बीओपी क्या हो जाता है, मैनेज हो जाता है। प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस। गवर्नमेंट इनकर्ड करती है एक्सपेंडिचर पॉलिसीज पर, डिफेंस से रिलेटेड, लेजिस्लेचर, जुडिशियर एक्सेट्रा, जिससे कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। हाँ जी, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में एक तो गवर्नमेंट का रिसिप्ट होता है जहाँ से वो पैसा लेती है, फंड। एक क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है जिसको स्पेंडिंग करती है फंड। एक होता है पब्लिक डेब्ट। ठीक है जी, ऑल द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट आर क्रिएटेड एंड डेबिट फ्रॉम द फॉलोइंग्स: कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट इन इंडिया। गवर्नमेंट रिसिप्ट में क्या क्या आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसे कि टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे कि फीस, लाइसेंस, परमिट, फाइन्स एंड पेनल्टीज वगैरह। ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है, लोन रिकवरी, जिस इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज कोई थी, एंड डेब्ट ट्रैप, सिचुएशन वेयर बोरोअर हैज टू बोरोअर अगेन फॉर द पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट ऑन द प्रीवियस डेब्ट। तो दोबारा से उसका क्या बन गया, बोरोअर दोबारा उससे बन गया। ठीक है, वेयर द बोरोअर हैज बोरो अगेन, उसने दोबारा बोरो किया, फॉर द पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, जैसे कि उसको पहले कोई कर्ज हो रहा था, लोन उस पर था, हमने उससे लोन मांगा। ठीक है, उसने दोबारा लोन लिया उस लोन को पे करने के लिए। ठीक है जी, तो इसको दोबारा प्रीवियस डेब्ट को पे करने के लिए दोबारा से लोन लिया। बोरोवर अनेबल होते हैं मीट द डेब्ट सर्विसेज ऑब्लिगेशन विदाउट बोरोइंग इज नॉन टू बी डेब्ट ट्रैप्स। उसके बाद पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010। इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंट येट, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है,
द बिल सिक टू रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेगा ये? 1961 इनकम टैक्स को, एंड वेल्थ टैक्स 1957। पेपर में ऐसे भी आ जाते हैं, इधर दिया जाएगा आपको इनकम टैक्स और इधर दिया जाएगा वेल्थ टैक्स, और दोनों के ईयर दिए जाएंगे और आपको मैच करना होगा। हाँ जी। उसके बाद पढ़ते हैं डिसइन्वेस्टमेंट्स। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी हमारी लिक्विडेट, मतलब अच्छी खासी कंपनियां नहीं थी, अच्छी खासी असेट्स नहीं थी, गवर्नमेंट उनका क्या कर देती है, उनमें से अपना पैसा निकाल लेती है, मतलब उनको सेल कर देती है। इन्वेस्टमेंट्स को, उनको क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट, जल्दी जल्दी अपना पैसा निकालती है। तो दिस इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असिस्ट मैनेजमेंट्स। ओके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में क्या आते हैं? एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में इंटरेस्ट का पेमेंट किया, डिफेंस का एक्सपेंडिचर किया, सैलरी दी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें लोन रीपेमेंट हो गया, लोन टू पब्लिक इंटरप्राइज। ठीक है जी, चलिए आगे। उसके बाद पढ़ते हैं पब्लिक डेब्ट। देखिए, पब्लिक डेब्ट अकाउंट ऑफ इंडिया अकाउंट टू फॉर फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्या कहता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर फ्लो ऑफ फॉर दोज ट्रांजेक्शन वेयर द गवर्नमेंट इज मेयरली एक्टिंग एज ए बैंक। गवर्नमेंट किसका एक्ट करती है? लाइक ए बैंक की तरह काम करती है, और जो हमारे फंड्स होते हैं उनका क्या करती है? वो ट्रांसफर करती है। Public account of India account for flow for those transactions where the government merely acting as a banker. These funds constitute होते हैं आर्टिकल नंबर 266 सबसेक्शन 2 में। constitute its account are for flow for those transactions where the government is as a banker की तरह काम कर रही होती है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग फंड्स। these funds don't belong to the governments but rather have to paid back at some time to the right owner। जैसे कि सैलरी में से, जैसे क्या होता है आजकल जो कंपनीज होती हैं वो पीएफ काटती हैं, सैलरी में से प्रोविडेंट फंड कट के आता है। ठीक है, जब वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो जब धीरे धीरे इकट्ठा रहता है होता है, वो किधर जाता है? गवर्नमेंट के बैंक में जाता है। लेकिन किसके नाम से जाता है? जिसकी सैलरी में से वो कट किया है। जब वो रिटायर होएगा या फिर वो चाहेगा तो वो अपना पीएफ निकलवा सकता है। ठीक है जी, पब्लिक डेब्ट बोलते हैं। उसके बाद फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। द ऑब्जेक्ट क्या है इसका? इम्पोज करना फिजिकल डिसिप्लिन ऑन द गवर्नमेंट्स, कि गवर्नमेंट्स ने जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उसको वो फॉलो करें। It means fiscal policy should be conducted in disciplines मैनर्स में और रेस्पॉन्सिबल मैनर में। मीन जैसे उसने बनाए हैं वैसे ही उसको फॉलो करने हैं। गवर्नमेंट डेफिसिट एंड बोरोइंग शुड बी कीप विद इन द रीजनेबल लिमिट्स। गवर्नमेंट्स का जो डेफिसिट और बोरोइंग है वो एक रीजनेबल लिमिट में रहे। गवर्नमेंट शुड प्लान इट्स एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद द इट्स रेवेन्यू, जैसा उसका रेवेन्यू है उसके हिसाब से वो अपना एक्सपेंडिचर करे। ठीक है, बोरोइंग को लिमिट में रखे। ये सब किसका काम काम होता है? बी सॉरी FRBMA एक्ट 2003। उसके बाद फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है? ये कंसोलिडेशंस इंटाइटल दोज मेजर अडॉप्ट टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट। किसको बनाया जाता है? फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए। रिड्यूस करते हैं हम इसमें क्या? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करते हैं। क्राइसिस इम्पोज की जाती है बाय राइजिंग द फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट के द्वारा। तो इसमें क्या होता है? ग्रोथ फॉर डेब्ट बहुत सेंटर एंड स्टेट में 1990 में प्रमोट किया गया था। गवर्नमेंट अडॉप्ट करे इंस्टीट्यूशनल मेजर, कंट्रोल करे फिजिकल डेब्ट को। इसमें फॉलोइंग आर द सम वे जिसके द्वारा क्या किया जाता है? गवर्नमेंट प्लान करती है कि वो अचीव कर सके फिजिकल कंसोलिडेशन के थ्रू। बेटर टारगेटिंग ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं एक्सटेंड करना होता है डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर स्कीम्स को। उसके बाद इम्प्रूव करना होता है एफिशिएंसी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद इन्हांसिंग करना होता है जीडीपी रेशो को।
वाइट बाइंडिंग द टैक्स बेस एंड मिनिमाइज करना होता है टैक्स कंसेशन को एंड एजम्पशंस को। ठीक है, इसका मेन फोकस किस पर होता है, फिस्कल डेफिसिट जो आया है उसको मैनेज करना। हाँ जी, इंटरिम बजट 2019 और 20 के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर 90 और 20 में कितना था, 3.4% ऑफ जीडीपी उसका टारगेट था। उसके बाद प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट्स में टुडे यूनियन मिनिस्टर इन फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स रेलवे एंड कोल श्री पीयूष गोयल उन्होंने बताया कि एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स विच आई एम प्रेजेंटिंग टुडे फिस्कल पॉलिसी कितना है, 3.4% ऑफ जीडीपी। लेकिन श्री गोयल ने अपनी स्पीच में कहा वी वुड मेंटेन फिस्कल डेफिसिट 3.4 पूरे ईयर कितने सॉरी 2018 और 19 में उन्होंने 3.3% को क्या किया था, मेंटेन किया था। लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ाकर दिखाया गया है। आया समझ? हाँ जी, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है एंड रिवेन्यू डेफिसिट में क्या अंतर है। फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है और जो उसका एक्सपेंडिचर था, ठीक है, इस एक्सेस ऑफ द बजट एक्सपेंडिचर ओवर द बजट रिसिप्ट अदर देन द बोरोइंग। बोरोइंग को छोड़कर जो उसका एक्स रेवेन्यू था, जो उसने बजट एक्सपेंडिचर्स और बजट रेवेन्यू बजट रिसिप्ट जो उसने लिया, ठीक है सॉरी, ठीक है, उस दोनों का डिफरेंस। उसके बाद ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर माइनस में बजट रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग होती है, इसमें बोरोइंग इसमें इंक्लूड नहीं होती। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट ये होता है आरडी। ये रिफ्लेक्ट करता है टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग को ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर में उन्होंने कितने बोरोइंग ली। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट करता है इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू रीच इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स। हाँ जी, अब 2022 और 23 के हिसाब से कुछ डेटा था, उसको पढ़ लेते हैं। तो क्या किया, यू आर इंटरेस्टेड इन द फिजिकल प्रोग्राम्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो 2023 और 22 और 23 में क्या हुआ बियॉन्ड इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से गवर्नमेंट्स का एम है कि वो अचीव कर सकती है जीडीपी का जीडीपी ग्रोथ ऑफ कितना 11%, 11% इन द फिजिकल पॉलिसी कितना है 11%। आफ्टर एस्टिमेटिंग 8, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन इन फिजिकल पॉलिसी 2021 एंड 22 में कितना था 8%। ठीक है जी, जिसमें बाई फोकसिंग ऑन द 4 ड्राइवर्स, पीपल लर्निंग टू लाइव विद द न्यू नॉर्मल फ्लैटिंग कोविड-19 के हिसाब से उन्होंने ये बताया था। तो चलिए, यूनियन बजट 2023 और 22 में आउटलाइन द की फीचर्स, प्रायोरिटी टू द फिजिकल प्रोग्राम्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, इनहांस किया जाएगा आउटले फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, प्रमोट किए जाएंगे नेचुरल फार्मिंग एंड फैसिलिटेट किया जाएगा क्रेडिट फॉर द स्मॉल मीडियम स्केल की कंपनीज को, एक्सपेंडिंग किया जाएगा डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन किया जाएगा। फिजिकल डेफिसिट 2022-23 का टारगेट कितना है फिजिकल डेफिसिट का, ये तो फिजिकल क्या हो गई, ग्रोथ। ठीक है, गवर्नमेंट का एम है अचीव करना है जीडीपी का जीडीपी ग्रोथ ऑफ 11%, जीडीपी ग्रोथ ऑफ 11% इन फिजिकल पॉलिसी। अब इसका क्या है फिजिकल डेफिसिट, इसको हम क्या बोलते हैं एफडी। 2022 और 2023 में क्या है 6.4% ऑफ जीडीपी, वो तो ग्रोथ थी, और ये क्या है डेफिसिट, लोअर देन द रिवाइज 2021 और 2022 में कितना था ये 6.9%। वर्ल्ड बैंक हैज़ रिवाइज अपवर्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू इंडिया। ठीक है, इंडिया ने क्या क्या किया इसको, इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसको रिवाइज किया। ठीक है, कितना कर दिया, हाँ जी 6.9 फ्रॉम 2023 से 2022 तक, 23 से 2022 से 2023 तक क्या किया, फ्रॉम 6.5 प्रोजेक्ट इन द अक्टूबर। चलिए
6.5 से इसको 6.9 कर दिया वर्ल्ड बैंक ने, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। आया समझ? ग्रोथ हमारा 11%, ठीक है, 2022 और 2023 के हिसाब से। ऐसे 2021 और 2022 में ग्रोथ था 8%। अब डेफिसिट कितना है? 6.4%, 2023 और 2022-23 में। और 21-22 में कितना था? 6.9। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने क्या कर दिया? रिवाइज कर दिया, 6.9 कर दिया। कितना कर दिया? 6.9 कर दिया। किससे? 6.5 से। ठीक है जी, चलिए अब पढ़ देते हैं दूसरा, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर द यूजीसी नेट। अडॉप्ट की जाती है मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा, कंट्रोल करना होता है इंटरेस्ट रेट। ये क्या करता है वैसे? एक्चुअली इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमारी कंट्रीज में क्या होता है, मनी की बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है या फिर मनी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? उस मनी को मेंटेन करता है जिससे कि इन्फ्लेक्शन या फिर डिफ्लेक्शन का कंडीशन ना आए, नॉर्मल कंट्री बनी रहे। तो इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की गई। तो ये क्या करता है? या तो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देगा, या तो अपने पॉलिसी सेल कर देगा या फिर अपनी पॉलिसी परचेज कर लेगा, जिससे कि प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है जी। तो इंडिया में क्या होता है? इंडिया कैरिड आउट द अथॉरिटी ऑफ कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई बोलते हैं, बैंकर ऑफ बैंक। आरबीआई इसको क्या करता है? मेंटेन करता है, बनाता है और फॉलो करता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? देखिए जी, मॉनेटरी पॉलिसी के सिंपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। सिंपल पहला है सिंपली मेंटेन करना है। मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। हमने क्या करना है? प्राइस को स्टेबल करना है। ठीक है जी, प्राइस को क्या करना है? स्टेबल करना है, जिससे हमारा प्राइस बूम डिप्रेशन की कंडीशन नहीं आ जाए। उसके बाद आरबीआई प्ले इंपॉर्टेंट रोल कंट्रोल द इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करती है। अगर लोगों के पास ज़्यादा मनी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा खर्च करेंगे, जिससे कि ज़्यादा पैसा अगर कंट्री में होता है लोगों के हाथों में, तो उसका मतलब इन्फ्लेक्शन का आना, तो इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट रोल डज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी प्ले? क्या क्या रोल अदा करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा है इसका? 1934, जिसे हम 1934 भी कह सकते हैं, आरबीआई एक्ट के द्वारा। वॉज अमेंडमेंट बाय द फाइनेंसिंग एक्ट। ठीक है, 2016 के हिसाब से इसमें कुछ अमेंडमेंट चेंज किया गया, जो प्रोवाइड करते हैं फॉर ए स्टेचुरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फ्रेमवर्क फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हिसाब से ये मेंटेन करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी को। कीप इन माइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रोथ, जिससे हमारा ग्रोथ भी चलता रहे और प्राइस भी स्टेबल रहे। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है, ठीक है, विद द टास्क ऑफ फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी रेट, रेपो रेट, टू कंटेन द इन्फ्लेक्शन एंड विद इन स्पेसिफिक टारगेट लेवल। तो मेन फोकस क्या हुआ इसका? ये रेपो रेट डिसाइड करता है, ठीक है, बेंचमार्क पॉलिसी रेट जिसे हम कहते हैं, और क्या करता है? ये प्राइस स्टेबिलिटी रखाता है। ओके, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को के साथ कंसल्ट किया और नोटिफाई किया इन्फ्लेक्शन टारगेट, गजेट ऑफ इंडिया, कितना? 5 अगस्त 2016। कब किया? 5 अगस्त 2016। ठीक है जी। तो उसमें क्या हुआ? पीरियड बिगेन विद द डेट ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ नोटिफाइड, एंड हुआ 31 मार्च 2021 को। 4% इसमें डिसाइड किया गया इन्फ्लेक्शन टारगेट। एट द सेम टाइम लोअर द एंड अपर टॉलरेंस लेवल वेयर द नोटिफाइड टू से 6%। ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं, हाँ जी, आगे पढ़ते हैं इसका हम। हाँ, इसके किस तरह वो कंट्रोल करता है? आरबीआई कौन कौन होता है? सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक क्या बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए
कौन आता है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के मेथड्स क्या होते हैं? एक तो होते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल होता है बैंक का रेट, उसके बाद क्या आता है? ओपन ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए। उसके बाद वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो। और क्वालिटेटिव में आता है क्रेडिट राशनिंग, डायरेक्ट एक्शंस, मार्केट परवेशंस, पब्लिसिटी, रेगुलेशंस ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट, ठीक है। और क्या आती है? रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेगुलेशंस ऑफ द मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑन सोसाइटी लॉस, ठीक है। ये कुछ क्या है? सेंट्रल बैंक जिस तरह अपना काम करती है। चलिए आगे पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। हाँ जी, पहले पढ़ते हैं हम क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या आता है? सबसे पहले आती है बैंक रेट। क्या आता है? बैंक रेट। बैंक रेट में क्या होता है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लो कम मतलब फैल गया है, मनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंट्री में, तो बैंक क्या करेगा? उसको कंट्रोल करेगा। अब कंट्रोल किस तरह करेगा? या तो वो उधार, या तो पैसा देगा या पैसा लेगा। तो किस तरह करता है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, बैंक रेट इज द रेट वे सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री प्रिपेयर री डिस्काउंट द फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज को क्या करती है? रेट करती है। तो आगे पढ़ते हैं इसका। देखिए, इट मीन बैंक इज प्रिपेयर टू एडवांस लॉ, ठीक है, ऑन अप्रूव सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर बैंक। वो अपने जो सेंट्रल बैंक होता है वो सबको क्या देता है? लोन देता है जो उसके मेंबर होते हैं, ठीक है, बैंक्स को। अब उसने बैंक रेट डिसाइड करना है, ठीक है, तो ये एडवांस में उनको लोन देता है इस रेट पर। तो सेंट्रल बैंक इज द ओनली लीडर, एक लीडर होता है ऑफ द लास्ट रिस्टोरर। बैंक रेट इज नॉर्मली हायर देन द मार्केट रेट। जो बैंक की रेट होती है कि कौन सी वाली? सेंट्रल बैंक की ज़्यादा होती है, इससे मार्केट रेट से, ठीक है। अगर इफ द सेंट्रल बैंक वांट टू कंट्रोल द क्रेडिट, ठीक है, बैंक रेट वो क्या दे रहा है? उस पर लोन दे रहा है। अब वो चाहता है कि वो क्या दे? लो, कम लोन दे। तो बैंक रेट को क्या कर देगा? या फिर वो चाहता है कि कंट्रोल करे क्रेडिट, कि ज़्यादा फ्लो हो गया है उसको कंट्रोल करे, जो लोगों ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं उनको कम दे। तो क्या करेगा? राइज द बैंक रेट। बैंक रेट को क्या कर देगा? राइज कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। उसके बाद अदर, अगर मनी जो है उसको क्या करनी है? बोरोइंग डिस्करेज करनी है तो ये करेगा। अगर क्या करना है उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना है, कंट्री में पैसे की कमी आ गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना है, मोर, तो वो क्या करेगा? बैंक रेट को कम कर देगा, कम। लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो पैसा लेंगे कम रेट पर, ठीक है जी। तो ये यही कह रहा था, बोरिंग विल भी डिस्करेज हो जाती है जब बैंक रेट चला जाता है, हायर हो जाता है। राइजिंग द बैंक रेट लीड टू कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कम हो जाता है। उसके बाद ये मैंने आपको वही बताया कि अगर आपने बैंक क्या दे रहा है? लोन दे रहा है, ठीक है, अगर उसको क्या है? बहुत ज़्यादा मतलब कमी आ गई है, ठीक है, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, तो वो रेट को क्या करेगा? लो कर देगा। और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या जाएगा? मार्केट में जाएगा, बैंकों के पास जाएगा, ठीक है। बैंक रेट विल लोअर, लैंडिंग द रेट इज द मनी मार्केट इन टर्म इज स्टिमुलेट द कॉमर्शियल बैंक्स। इंकरेज करता है जब वो किसको? मनी को, बोरोइंग, तो वो बैंक रेट को लो कर देता है। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? इन दिस मेथड्स क्रेडिट कंट्रोल इज टू सेंस, दो सेंस होते हैं, एक तो होता है नैरो सेंस, एक होता है बॉर्डर सेंस। नैरो सेंस में क्या होता है? सेंट्रल बैंक स्टार्ट करता है परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इन द मनी मार्केट, ठीक है। नैरो सेंस में वो मनी मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज करता है और सेल करता है। पर ब्रॉड सेंस में क्या होता है?
सेंट्रल बैंक परचेज एंड सेल करता है नॉट ओनली द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही सेल परचेज नहीं करता, बट ऑल्सो अदर प्रॉपर एलिजिबल सिक्योरिटीज को, जैसे कि बिल सिक्योरिटी और प्राइवेट कंसर्न, इन सबको भी वो परचेज एंड सेल करता है। जब बैंक और प्राइवेट इंडिविजुअल परचेज करते हैं दिस सिक्योरिटीज को, एंड दे हैव टू मेक पेमेंट्स फॉर दी सिक्योरिटी टू द सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, जब बैंक्स या फिर प्राइवेट जो इंडिविजुअल है उनका परचेज या सेल करते हैं तो पेमेंट किसको देते हैं? सेंट्रल बैंक को। उसके बाद रिजल्ट इन फॉल इन द कैश रिजर्व रेशियो, सॉरी वन सेकंड, कहते हैं कि इन दिस रिजल्ट इन द फॉल इन द कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब क्या हुआ, जिससे कि हमारे जो कॉमर्शियल बैंक का पैसा जो था उसके पास कैश रिजर्व कम हो गया, विच इन टर्न रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ क्रिएट क्रेडिट का उसका एबिलिटी कम हो गया। इससे क्या होता है? वर्किंग ऑफ कैपिटल, सेंट्रल बैंक इज एबल टू एसेस चेक आउट द एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिट। जब वो क्या कर रहा है, बैंक के पास क्या है, ये है सेंट्रल बैंक, उसके पास क्या है? सिक्योरिटीज। अगर उसको सेल करता है वो अपनी सिक्योरिटीज, कब करता है सेल? जब उसको लगता है कि जो अदर बैंक्स हैं, ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पड़ा हुआ है? मनी, क्रेडिट, जो उसका मनी है बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ा, तो वो बोलता है भाई आइए हम कुछ सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करिए, हम आपको क्या देंगे? ब्याज देंगे। तो वो पैसा इधर भेजना शुरू कर देते हैं, परचेज करना शुरू कर देते हैं। ये तो परचेज करना शुरू कर देते हैं बैंक्स, और ये बैंक क्या करना शुरू कर देता है? सेंट्रल सेलिंग, जिससे सारा का सारा पैसा किधर चला जाता है? बैंक में। आया समझ? आया समझ? तो देखते हैं जब उसको क्या करना है। ये तो हुआ एक कंडीशन। एक दूसरा कंडीशन क्या होता है? सेंट्रल बैंक है, ठीक है, उसके पास सिक्योरिटीज है, उसने अपनी सिक्योरिटीज लोगों को सेल कर रखी थी, बैंकों को सेल कर रखी थी। अब वो उनसे क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। किनसे? बैंकों से, ताकि जो मनी है वो किसके पास जा सके? बैंकों के पास जा सके, वो क्रेडिट क्रिएट कर सके। ठीक है, क्या कर सके? क्रेडिट क्रिएट कर सके। जब लोगों के पास, जब बैंकों के पास मनी का फ्लो कम हो जाता है, मनी का पैसा वगैरह वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है, तो क्या होता है? सेंट्रल बैंक परचेज करना शुरू कर देता है अपनी सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इसको, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? देयर इज ए इन discretionary situations commercial bank not create must create in desirable interest of the economy। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? सेंट्रल बैंक स्टार्ट करता है परचेज द सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल से। तो कब करता है इसको? परचेज कब करता है? जब डी इन्फ्लेक्शनरी कंडीशन आती है, तो इसके लिए वो एंटी से इसको इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? एंटी डिफ्लेक्शनरी कंडीशन बोलते हैं। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एंटी इन्फ्लेक्शनरी कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंटी इन्फ्लेक्शनरी कंडीशन बोलते हैं, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शनरी कंडीशन। आया समझ? उसके बाद पढ़ते हैं वेरिएबल रेशियो। वेरिएबल रेशियो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है SLR, एक होता है CRR। तो पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है अपने वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो से भी जो पैसा होता है, मनी होती है, क्रेडिट होता है, उसका कंट्रोल करता है। इफ द कॉमर्शियल बैंक हैव एक्सेसिव कैश रिजर्व, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा है, ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ विच दे आर क्रिएट टू मच मोर क्रेडिट, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट वो दे सकते हैं लोगों को, विच इज़ हार्मफुल फॉर द लार्ज इंटरेस्ट रेट। वो क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहेंगे लोगों से। ठीक है, उनके पास पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, और जब वो क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेंगे। तो बैंक क्या करता है? इसको कम करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए वो दो रेशो बनाता है, कैश रिजर्व रेशो एंड SLR। तो जब उसके पास ज़्यादा पैसा है तो जो कैश रिजर्व रेशो होता है वो क्या होता है? गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास कॉमर्शियल बैंक या फिर दूसरे बैंक जो होते हैं उनको कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज अपना किधर रखना होता है?
सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, उसको क्या बोलते हैं, CRR। तो जब ज़्यादा पैसा बैंकों के पास हो गया तो क्या करता है बैंक, सेंट्रल बैंक अपना CRR बढ़ा देता है। जैसे कि उसको 20% रखना था, ठीक है, उसके पास 80% पैसा बच रहा था। अब सेंट्रल बैंक ने क्या किया, हाँ भाई 40% आप CRR दीजिए और केवल 60% अपने पास रखिए। तो राइज कर देता है वो CRR रेशियो को कॉमर्शियल बैंक्स के, जिससे कि मेंटेन रह सके क्या, क्रेडिट फैसिलिटी। उसके बाद सेंट्रल बैंक फोकस करता है कॉमर्शियल बैंक्स पर, और इसका उल्टा भी देख सकते हैं आप, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, अगर पैसा कम है, सेंट्रल बैंक है ये, अगर कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा क्या है, कम है, ठीक है, तो CRR पहले वो 20 दे रहा था, सॉरी 640 दे रहा था, 60 दे रहा था, तो कम पैसा रह रहा, क्रेडिट कम, क्रेडिट क्रिएट वो कम कर सकता है, तो इसको वो क्या करेगा, इस रेशियो को जो CRR उसने बढ़ा दिया था इधर, तो इधर वो घटा देगा। सपोज उसने 10% ये कर दिया कि आप CRR 10% रखिए और अपने पास 90% रखिए और क्रेडिट क्रिएट करिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह होता है। एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल बैंक विल फोर्स द कॉमर्शियल बैंक को फोर्स करती हैं, क्रिएट करें क्रेडिट इन द इकोनॉमी की इकोनॉमी वो क्रेडिट क्रिएट करें। इन दिस वे राइजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, अगर वो कैश रिजर्व रेशियो को क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। जैसे कि 40% कर दिया था उसने, 60% आप दे सकते थे, इधर कितना था 20% और 80% था, तो उधर उसने क्या किया, राइज कर दिया CRR, ठीक है। तो राइज कर दिया कॉमर्शियल बैंक से, तो तो able to put an effective check on inflationary expansion of the credit control। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेक्शन, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन कंडीशन बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें क्या उठाना पड़ता है, एंटी इन्फ्लेक्शनरी स्टेप उठाने पड़ते हैं। और जो दूसरा वाला था उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शनरी, मीन पैसे का कम हो जाना। तो सेंट्रल दूसरा पॉइंट पढ़ ले हैं, सिमिलरली commercial banks should increase the volume of credit in order to bring out the economic rivals in the economy। Central bank lower down the cash reserve ratio। पहले suppose इधर 40 था और 60 था, उसने लोअर कर दिया, 10% कर दिया और ये 90% कर दिया, ठीक है। ये इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शनरी। और इसके लिए स्टेप उठाया उसको क्या बोलते हैं, एंटी इन्फ्लेक्शनरी कंडीशन। समझ में आया। हाँ जी, क्वालिटेटिव्स आ जाते हैं, अब क्वांटिटेटिव हो गए खत्म। अब पढ़ लेते हैं हम क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव सिलेक्टिव मेथड डिजायर टुवर्ड द क्रेडिट कंट्रोल के लिए होते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल है रास्टिंग ऑफ द क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शंस, मॉरल परसुएशंस एंड मेथड ऑफ द पब्लिसिटी। चलिए पहला अफेयर क्या है, रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट, रेगुलेटिंग द मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑन द लोन सिक्योरिटीज। Rationing of credit. Under this method, credit is rationing by the limiting amount available available to each applicant। इसमें क्या है, ये मेथड यूज किया जाता है, क्रेडिट दी जाती है बाय लिमिटिंग द अमाउंट अवेलेबल टू द ईच एप्लीकेंट। जो हर एक एप्लीकेंट के लिए लिमिटेड अमाउंट अवेलेबल है उसके बारे में होता है। सेंट्रल बैंक पुट करती है रिस्ट्रिक्शंस को ऑन द डिमांड ऑफ द अकोमोडेशंस मेड अप इट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉनेटरी स्ट्रेंजी। बस ये कहता है कि सेंट्रल बैंक रिस्ट्रिक्शन लगाती है, ठीक है, किस पर, जो वो लोन वगैरह प्रोवाइड कर रही है। तो इसके बाद इन दिस सेंट्रल बैंक डिस्करेज ग्रांटिंग ऑफ द लोन्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को वो पैसा ना दें एंड रिफ्यूज कर दें रीडिस्काउंट पेपर ऑफ बैंक्स बाय विच हैवी वो सॉरी बाय विच हैव एक्सटेंड द लिबरल लोन्स टू द स्पेकुलेटर्स। ठीक है जी, एक्सटेंड करता है ये किसको, विच हैव एक्सटेंड लिबरल लोन्स टू स्पेकुलेटर्स, रीडिस्काउंट के लिए रिफ्यूज कराती है ये। एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स क्रेडिट कंट्रोल, दिस पॉलिसी हैव बीन अडॉप्ट बाय द नंबर ऑफ कंट्रीज लाइक रशिया एंड जर्मन, इसको यूज करते हैं कि राशनिंग क्रेडिट, ठीक है जी। ये क्या था, एक मेथड था जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, क्वालिटेटिव मेथड था ये रिफ्यूज करती है कि आप किसी भी जो हमारे क्या है
बिल है या फिर बैंक है के जो बिल हैं उन सबको क्या करें, रीडिस्काउंट ना करें। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह होती है। हाँ जी, उसके बाद पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्शंस। इन दिस मेथड कॉमर्शियल बैंक डोंट फॉलो द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। देन सेंट्रल बैंक हैज ओनली ओनली रिकोर्स और डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक किसकी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, सेंट्रल बैंक की। ठीक है, और उसके बाद दिस दीज मेथड्स कैन बी यूज टू इन्फोर्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दोनों मेथड्स होते हैं इसमें। क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। ये मेथड नॉट यूज इन द आइसोलेशन में यूज नहीं होता, यूज होता है एज ए सप्लीमेंट ऑफ द अदर मेथड के सप्लीमेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्ट एक्शंस में टेक refusal on the part of central bank to rediscount the bank. Rediscount for bank those credit policy is regarded as the inconsistent. सॉरी, ये कहता है कि डायरेक्ट एक्शंस लिए जाते हैं, रिफ्यूजल किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा टू रीडिस्काउंट करने के लिए फॉर बैंक्स के जो सिक्योरिटी क्या है, इनकंसिस्टेंट है। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। 1 सेकेंड। हाँ जी, ठीक है, ये तो ये हो गया। उसके बाद पहले हमने राशनिंग पढ़ा था, इसमें क्या था कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज ए मेथड बाय विच सेंट्रल बैंक क्या करती है, लिमिट कर देती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन को, एडवांस को क्या कर देती है, लिमिट कर देती है कि आप इतनी लिमिट से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। इसमें क्या किया जाता है, लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ लोन्स, लोन की अमाउंट को क्या किया जाता है, लिमिट किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। उसके बाद मॉरल परसुएशंस, मॉरल परसुएशंस, क्रेडिट मॉनिटरिंग, ये मेथड अडेप्ट किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, टू एक्सेस कंट्रोल ओवर द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा पर एक्सेस कंट्रोल करना होता है। इस मेथड में क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो होती है एडवाइस देती है, देन रिक्वेस्ट एंड परसुएशन टू द कॉमर्शियल बैंक कि वो कॉर्पोरेट करें सेंट्रल बैंक के साथ, इम्प्लीमेंट करें क्रेडिट पॉलिसीज को। ठीक है जी, उसके बाद मेथड ऑफ पब्लिसिटी, ये मॉडर्न मेथड होता है। सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू मेक पॉलिसी सक्सेसफुल, कि उसका पॉलिसी जो है सक्सेसफुल बने, एंड टू टेक द कोर्स ऑफ मीडियम ऑफ पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का मीडियम वो यूज करती है। पॉलिसी कैन बी इफेक्टिव सक्सेसफुल ओनली इफेक्टिवली पब्लिक ओपिनियन इज क्रिएट इन फेवर। तो उनसे पॉलिसी बना तो दी, लेकिन पॉलिसी तभी ही सक्सेसफुल हो पाएंगी जब उसको के लिए लोग जनता फेवर में होगी। तो इसके लिए ऑफिशियली न्यूज़पेपर में, जर्नल में, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स रिप्रेजेंट की जाते हैं, करेक्ट पिक्चर्स इकोनॉमिक कंडीशन की और कंट्री बिफोर द पब्लिक क्रिएशन करने से पहले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं अपनी पॉलिसीज का। ठीक है, उसके बाद था रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट। हाँ जी, अंडर दिस मेथड कंज्यूमर आर गिव क्रेडिट इन ए लिटिल क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी में उसको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। दिस मेथड इज फिक्स फॉर 18 मंथ्स के लिए होता है। क्रेडिट क्रिएशन एक्सपेंड विद द लिमिट, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दिस मेथड वाज ओरिजिनली अडॉप्ट बाय द यूएसए के द्वारा, एंड प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव मेजर्स के लिए यूज किया जाता है। चेंज इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योरिटी एंड नॉर्म्स, इसमें क्या था कि आप जो भी लोन वगैरह ले रहे थे, ठीक है, क्या है, जो आप लोन वगैरह ले रहे थे आप
ने कुछ सिक्योरिटी रखी जिसके ऊपर आप लोन ले रहे थे, सॉरी, तो इसके लिए उसमें आप उसको चेंज कराना होता है। चेंज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट द स्पेसिफिक कमोडिटी। इसमें हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिससे क्या हो सके, हमारे जो क्रेडिट का फ्लो है स्पेसिफिक कमोडिटी के अगेंस्ट इन्फ्लुएंस हो सके। कॉमर्शियल बैंक जनरली एडवांस लोन टू देयर कस्टमर्स सम सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज ऑफर बाय बोरोअर्स एंड एक्सेप्टेबल टू द बैंक्स। इसमें क्या है, जैसे कि आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं और उसके बदले क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो ये सिस्टम इज मोस्टली यूएसए में फॉलो होता है। दिस सिस्टम में बोर्ड ऑफ द गवर्नर ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम्स हैज बीन गिवन ए पावर टू प्रिस्क्राइब द मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि आपको इतना लोन लेने के लिए कितना सिक्योरिटी देना पड़ेगा, ये सब कुछ डिस्क्राइब होता है। इसने किया फेडरल रिजर्व सिस्टम के द्वारा। इस फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सेसिव यूज ऑफ द क्रेडिट, की ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ना जा पाए फॉर द स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन। ये सिस्टम स्पेसिकली इंटेंट हेल्प करता है सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करने में वैल्यू ऑफ द क्रेडिट यूज फॉर द स्पेकुलेशन सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट 1934। ठीक है जी। हाँ, ये वही है ओपन मार्केट कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर। एसएलआर नहीं पढ़ा था, एसएलआर पढ़ लेते हैं। ये ऐसा रेशो होता है जो गवर्नमेंट, सॉरी, सेंट्रल बैंक है जैसे, और ये क्या है, कॉमर्शियल बैंक। तो एसएलआर एक ऐसा रेशो होता है जो कॉमर्शियल बैंक को ही अपने पास एक निश्चित रेशो में रखना होता है। जैसे कि 10% रखना था, 90% अपने पास ही मेंटेन करके रखना था, 90% वो उधार दे सकता था। ठीक है, तो इसको भी जो सेंट्रल बैंक होती है वो कम ज़्यादा कर सकती है। अगर इनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो इसको कितना कर देती है, 40% भी बढ़ा देती है। ठीक है, ज़्यादा हो जाता है तो उसको इन्फ्लेक्शनरी बोलते हैं। अगर क्या हुआ, उसने 40% और 60% था, लेकिन पैसा उसके पास कम रह गया दूसरी कंडीशन में, तो उसको वो 10% कर देगी और 90%। इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को डिफ्लेक्शनरी। इसके लिए स्टेप के लिए आता है एंटी डिफ्लेक्शनरी कंडीशंस। ठीक है, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, एसएलआर, स्टेचुरी लिक्विडेशन रेशियो। 2019 में इसको 18.25% रखा दिया था कि गवर्नमेंट, सरकार जो थी, मतलब सेंट्रल बैंक जो था, वो कॉमर्शियल बैंक अपने पास इतना रखेंगे। ये एक सेंट्रल बैंक का आदेश था। इसको क्या बोलते हैं, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। आई होप आपको लेसन अच्छा लगा होगा, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे एंड थैंक यू। ये क्लास हमारी 2 थी, किस पर, बिजनेस एनवायरनमेंट पर। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।